स्टिंग ऑपरेशन में बड़ी बातें जो कही गई है वो ये कि शराब घोटाले की बू पूरे देश भर में है। जो भ्रष्टाचार के दलदल में आम आदमी फंस चुकी है, तो आम आदमी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हुआ। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, बेवड़ी सरकार, कट्टर भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। पंजाब के जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर भी स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में बर्खास्त है, जेल में। आप कल्पना कीजिए, जिनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में भ्रष्टाचार के चलते, जिनके कई विधायकों की छुट्टी हुई भ्रष्टाचार के चलते, ये बेवड़ी सरकार, कट्टर भ्रष्टाचार, ये अरविंद केजरीवाल की पहचान है। आम आदमी पार्टी की सरकार को आज बेवड़ी सरकार और कट्टर भ्रष्टाचार के नाम पर जाना जाता है। इनके ऊपर जो आरोप लगे शराब घोटाले के, मुख्य आरोपी मोनीश सिसोदिया जी और किंगपिन अरविंद केजरीवाल जी आज तक जवाब नहीं दे पाए। 15 दिन से ज़्यादा समय बीत गया, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। 2% से कमीशन बढ़ाकर 12% क्यों हुई? किस किस ने खाई? मलाई अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने कितनी खाई? 144 करोड़ वापस किए शराबियों को, शराब व्यापारियों को। अरविंद केजरीवाल जी कितने लिए? सिसोदिया जी कितने लिए? 30 करोड़ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वापस किया। केजरीवाल जी, सिसोदिया जी कितने कितने लिए? क्यों वापस दिए? ये सवाल जनता पूछती है। महिलाएं विरोध करती थी ठेका खोलने का, युवा विरोध करते थे। आपने क्यों वहां पर ठेके खोले? मोहल्ला क्लिनिक तो नहीं, मोहल्ला ठेका आपकी पहचान बना है। बात ये बार बार खड़ी होती है कि जो नोटिस 25 अक्टूबर को दिया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? शराब नीति में बदलाव क्यों लाए? कितना इसमें से पैसा कमाया? और अगर आप कहते हो कि शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों की? ये बार बार सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जुबान बंद है, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि घोटाला इतना बड़ा है कि जिसकी गूंज आज पूरे देश में है। जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में इतना अरविंद केजरीवाल डूब चुके हैं कि आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। पहले सत्येंद्र जैन जेल में, अब कई औरों की तैयारी जेल जाने की। और इस वक्त अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जो एक एक करके फिर से वही सवाल दोहरा रहे थे जो कुछ देर पहले पीसी में उठाई गई बड़ी बातें हैं। सीधे उनका कहना, भ्रष्टाचारी सरकार है, बेवड़ी सरकार है, ये तीखा हमला। देशों की गतिविधियों पर नजर रख सके। दावा किया गया कि जापान अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर बेहद ताकतवर ड्रोन बनाने की भी तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान अपने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा सैटेलाइट का एक नेटवर्क बनाने में भी खर्च करेगा। दावा किया गया कि ये नेटवर्क हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी आसानी से ट्रैक कर लेगा, क्योंकि जापान के तीनों ही दुश्मन चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा करते हैं। उधर खबर है कि जापान ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए उसके एक प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान की यात्रा भी की, क्योंकि समंदर पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और कभी भी ब्लू बैटलफील्ड में जंग का सायरन बज सकता है, क्योंकि चीन चुप नहीं बैठेगा और ताइवान झुकेगा नहीं। यानी चीन और ताइवान में किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है, जिसे भांपकर जापान ने अपने नागरिकों को ताइवान से निकालने का मन बना लिया है। और खबर तो यह है कि चीन के आक्रमण से पहले वहां से निजी विमानों और जहाजों के जरिए लोगों को निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर जापान की सेना के विमान ताइवान की जमीन पर उतरे तो चीन और जापान की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि इसी वजह से ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए जापान निजी विमान और जहाज भेज सकता है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि ये नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। वैसे चीन के खिलाफ जापान ताइवान के साथ है, जिसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका, क्योंकि ताइवान और जापान दोनों अमेरिका के दोस्त हैं। और कहा जा रहा है कि जापान के ताइवान के साथ खड़े होने की ये एक बड़ी वजह है। लेकिन समंदर में जंग की आहट के बीच जापान हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि जापान और चीन में पहले से विवाद है और अगर उसकी सेना का विमान ताइवान में उतर गया तो दुश्मनी की आग में घी पड़ जाएगा। जापान इसी बात से बचकर निकलना चाहता है। जापान के 20,000 नागरिक इस समय ताइवान में हैं, जिन्हें निकालने के लिए जापान के एक प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान की यात्रा भी की और इस प्लान पर चर्चा हुई कि कैसे बात को बढ़ाए बिना ताइवान से उसके नागरिकों की वापसी हो जाए,
क्योंकि जापान नहीं चाहता कि युद्ध शुरू होने से पहले ही वो और चीन आमने सामने आ जाएं। आमतौर पर किसी देश में इमरजेंसी होने पर दूसरे देश वहां अपनी सेना का विमान भेजकर नागरिकों को एयरलिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन ताइवान के मामले में जापान के लिए ऐसा करना मुश्किल है। वो चीन से सीधे टकराने के मूड में नहीं है। वो ताइवान के साथ तो है, लेकिन उसने अब तक ताइवान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। यानी कहीं ना कहीं जापान चीन के गुस्से से बचना चाहता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चीन के विमान और जहाज साउथ चाइना सी में आग उगल रहे हैं। शांत समंदर धमाकों से गूंज रहा है। ताइवान स्ट्रेट में चीन के 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान और 7 जंगी जहाज मंडरा रहे हैं। ऐसे हालात में अगर जापान की सेना का विमान ताइवान में उतरा तो ये बैठे बिठाए मुसीबत बुलाने जैसा होगा, क्योंकि तब वो केवल साउथ चाइना सी में ही नहीं बल्कि जापान सागर के पास भी खलबली मचा देगा। इस बीच अमेरिका ने कुछ खास तरह की चिप का चीन को एक्सपोर्ट बैन कर दिया। ये चिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े उपकरणों में इस्तेमाल होती है। इसके साथ ही ये लगभग तय हो गया कि अमेरिका और चीन के बीच हथियारों की जंग से पहले ट्रेड वॉर छिड़ने वाली है, जिसमें अमेरिका पूरी तरह आक्रामक दिख रहा है। ताइवान में बने तनावपूर्ण हालात के बाद अमेरिका ऐसे कई लखनऊ के होटल में हादसे में घायल हुए लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों का हालचाल जाना। हादसे पर सीएम ने दुख जाहिर किया और कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घायलों से मुलाकात की। इस वक्त हम आपको ये भी अपडेट कर दें कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 ऐसे लोग हैं जो कि बहुत गंभीर रूप से जख्मी हैं। होटल में लगी भीषण आग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों को बाहर निकालने का काम इस वक्त भी जारी है। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद है। खिड़की तोड़कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या करवाने का आरोप है। और अब मूसेवाला के पिता ने इस गैंग से अपनी जान को खतरा बताया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला के पिता को शूटर एजे लॉरेंस नाम की आईडी से ईमेल भेजा गया। बताया गया कि धमकी भरा ये ईमेल सिद्धू मूसेवाला की आईडी पर भेजा गया, जिसके बाद दावा किया गया कि लॉरेंस गैंग ने ही मूसेवाला के पिता को जान से मारने की धमकी दी। उन्हें चेतावनी दी गई कि मूसेवाला केस में वो अपना मुंह बंद रखें, नहीं तो उनका हाल बेटे से भी बुरा होगा। यानी उन्हें भी लॉरेंस गैंग अपने रास्ते से हटा देगा। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने इस बात का डर जताया कि लॉरेंस गैंग के लोग कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। मूसेवाला के पिता ने दावा किया कि उनकी कोशिशों से ही हत्याकांड को अंजाम देने वाले कई शूटर जेल के अंदर हैं, जबकि पुलिस ने मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इसी बात से नाराज लॉरेंस गैंग उनकी भी हत्या करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला के पिता की शिकायत मिलने के बाद पंजाब पुलिस के आईटी विंग और साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मूसेवाला के पिता को जान से मारने की धमकी मिली हो। इससे पहले भी जुलाई में उन्होंने अपनी जान पर खतरा बताते हुए पंजाब पुलिस से शिकायत की थी और उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने बताया था कि उन्हें पाकिस्तान के नंबरों से कई बार धमकी भरे मैसेज और कॉल आए थे। मूसेवाला के पिता के मुताबिक आरोपियों ने उन्हें धमकाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया था और इस बार भी उन्होंने लॉरेंस गैंग पर धमकी देने का आरोप लगाया है। बताया गया कि पुलिस में लॉरेंस गैंग की शिकायत करने के बाद मूसेवाला के पिता अपनी पत्नी के साथ विदेश चले गए। इस बीच पंजाब पुलिस ने दावा किया कि लॉरेंस गैंग के दुश्मन बम्बीहा गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से। पंजाब पुलिस के मुताबिक आईएसआई की शरण में बैठे खालिस्तान समर्थक बम्बीहा गैंग को मजबूत करने में जुटे हैं और उसकी मदद से वो न केवल पंजाब में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी अपने पैर पसार रहे हैं। पंजाब पुलिस की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि बम्बीहा गैंग की मदद के बहाने आईएसआई अपने मंसूबे पूरे करने में लगी है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग से बदला लेने के लिए बौखलाया बम्बीहा गैंग उसके हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है। पंजाब पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने बम्बीहा गैंग की ताकत बढ़ाने के लिए नया तरीका भी निकाला है और वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लोकल गैंगस्टरों को बम्बैया गैंग से जोड़ रहा है ताकि पंजाब के साथ साथ दूसरे शहरों में भी वो पैठ बना सके। और पंजाब पुलिस के मुताबिक आईएसआई से बम्बीहा गैंग को जोड़ने में पाकिस्तान में बैठा लखवीर रोडे मदद कर रहा है। लखवीर रोडे को पंजाब में हुई कई आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार बताया जाता है।